हेलो दोस्तों, वेलकम आवर चैनल टीचिंग बर्ड। दोस्तों आज हम जूलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएलटी ग्रेड का। दोस्तों कल यूपीएलटी ग्रेड के बायोलॉजी का फुल सिलेबस का डिस्कशन हम अपने चैनल पे कर दिए हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब आप लोग यूट्यूब पे फ्री में ही यूपीएलटी ग्रेड बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आज हम जूलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले जूलॉजी कवर करेंगे, इसके बाद बॉटनी कवर करेंगे। धीरे धीरे एक एक वीडियो करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी। कल आप लोग देखे थे हम यूनिट वाइज सिलेबस को डिवाइड कर, जिसे पढ़ने में और पढ़ाने में भी आसानी होगी। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे वर्गीकरण के सिद्धांत। वर्गीकरण के सिद्धांत पहला हम लोग का सिलेबस का पहला टॉपिक है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले जूलॉजी होती क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या है दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। The branch of biology in which we study about The branch of biology in which we study about life of animal is known as zoology। चलिए देखते हैं, साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या हो गया दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ जूलॉजी। जीव विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। सब इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया एनिमिलिया है, जिसमें इन्होंने 500 स्पीसीज के बारे में बताया है। जीवों के 500 स्पीसीज के बारे में बताया है अपनी बुक में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अरस्तु को विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। इनकी बुक देख लेते हैं। इनकी किताब का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ओके, इसीलिए अरस्तु को विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। इस बुक में इन्होंने 500 स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया। जीवों के 500 स्पीसीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अपनी बुक में इन्होंने जीवों के 500 स्पीसीज के बारे में बताया हुआ। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। आज हम लोग शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम लोग बॉटनी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बॉटनी के बारे में आराम से बताया जाएगा, लेकिन आज देख लीजिए बस बॉटनी कहते क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। ओके दोस्तों,
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के जीवन के बारे में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के पिता को कौन है? थियोफ्रास्टस। ओके दोस्तों, उन्होंने अपनी बुक प्लांटेनम हिस्टोरिया के नाम से दी, जिसमें उसमें 500 स्पीसीज के बारे में, पौधों के 500 स्पीसीज के बारे में बताया है। बुक हिस्टोरिया प्लांटेनम, इनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटेनम। इन्होंने भी अपनी बुक में 500 स्पीसीज के, पौधों के 500 स्पीसीज के बारे में बताया है। ओके दोस्तों, तो हम लोग एक जनरल नॉलेज ले सके कि जीव विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है। चलिए अब हम लोग अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, टॉपिक क्या है आज का? वर्गीकरण के सिद्धांत। सबसे पहले बताइए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज हम लोग पहले अभी जूलॉजी देख रहे हैं ना, तो इससे जीवों के बारे में ही बात करेंगे। जीवों के वर्गीकरण, जैसे उनको पहचानने में कि कौन से समूह का जीव है, उनको स्टडी करने में आसानी हो जाएगी वर्गीकरण के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम लोग एक उसमें मार्क रख देते हैं कि हाँ ये बहुत तेज ग्रुप का बच्चा है, ये मीडियम ग्रुप का बच्चा है, ये कम मीडियम। जैसे हम लोग उसको सेपरेट कर दिए ना, डिवाइड कर दिए ना, तो ऐसे जीवों के स्टडी के लिए ही जीवों को वर्गीकरण किया गया, ताकि हम लोग पहचान सकें कि ये इस किंगडम का जीव है, ये उस किंगडम का जीव है। इसीलिए जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं वर्गीकरण कहते किसे हैं। वर्गीकरण किसे कहते हैं? जीवों को समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। क्या दोस्तों? जीवों में क्या समानता पाई जा रही है, क्या असमानता पाई, उनके आधार पर अलग अलग समूहों में रखना या बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। जीवों को समानता या असमानता के आधार पर, जीवों को समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। क्या है दोस्तों? जीवों को समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब देखेंगे वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब वर्ग की किसे कहते हैं? वर्ग की किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
वर्गीकरण अथवा इसके मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्ग की या टैक्सोनॉमी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, दो डेफिनेशन हो गई, एक विज्ञान की हो गई अभी, और फिर विज्ञान के अंतर्गत कौन सा आ रहा है, वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान को वर्ग की भी कहते हैं, ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान। आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन। विज्ञान की वह शाखा, मेरे साथ आप लोग पूरा लिखते जाइए ना, नोट्स साथ में प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के मूल सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या हो गया दोस्तों, वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के मूल सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। ओके दोस्तों, जिसे क्या हम बोलते हैं इंग्लिश में टैक्सोनॉमी। अब देखिए वर्गीकरण जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है टैक्सो, दूसरा क्या होता है नॉमस। ओके दोस्तों, पहला क्या टैक्सिस, दूसरा नॉमस। आइए देखते हैं। पहला क्या है टैक्सो, दूसरा नॉमस। टैक्सोन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, व्यवस्था, व्यवस्था करना या क्रम में करना। और नॉमस का क्या अर्थ होता है, सिद्धांत अथवा नियम। ध्यान रहे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। टैक्सोन का क्या अर्थ होता है, व्यवस्था करना अथवा क्रम में करना। और नॉमस का क्या अर्थ होता है, सिद्धांत अथवा नियम। ये जो है ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है ग्रीक, ठीक है। और इसको यूनानी भी कहते हैं। अगर पेपर में ये आ जाए कि ये ग्रीक वर्ड है कि यूनानी है, अगर ये आ जाए ग्रीक ना दे कि यूनानी दे दिया तो आप हम लोग यूनानी को टिक मार देंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि ग्रीक को ही यूनानी बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया ना, वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में बात करना जा रहे हैं, उसको एकदम ध्यान दें क्योंकि प्रीवियस ईयर में सारे जहां से भी बायोलॉजी पूछा जाता है, जिस भी एग्जाम में यहां से पक्का है कि क्वेश्चन आता ही आता है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरस्तु। आप लोग को पता है, अभी हमने बताया कि अरस्तु को विज्ञान के जूलॉजी के पिता के बारे में नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, आइए अरस्तु सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण के, जैसे उन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया, जैसे जल पे पाए जाने वाले जीवों के बारे में बताया, स्थल पे पाए जाने वाले जीव उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा, जल पे पाए जाने वाले जीव, स्थल पे पाए जाने वाले जीव और हवा में पाए जाने वाले जीव के बारे में वर्गीकरण किया, ठीक है।
जल पर पाए जाने वाले जीव। स्थल पर पाए जाने जीव, स्थल पर पाए जाने वाले जीव। और वायु में। ये अरस्तु के द्वारा वर्गीकरण किया गया। कैसे देखो, जल पर पाए जाने वाले जीव, स्थल पर पाए जाने वाले जीव और वायु में पाए जाने वाले जीव। अगले वैज्ञानिक आते हैं जॉन रे। कौन है? जॉन रे। जॉन रे ने सबसे पहले दोस्तों जाति की अवधारणा दी, मतलब स्पीसीज के बारे में सबसे पहले जॉन रे ने ही बताया था। ओके दोस्तों, इन्होंने जाति की अवधारणा दी। इन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक आधार, जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया था? अगर ये क्वेश्चन आया कि जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया था, तो किसको बोलेंगे? जॉन रे को। और सबसे पहले जात की अवधारणा भी किसने दिया? जॉन रे। चलिए हम ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार। किसने दिया था? जॉन रे। और इन्होंने ही जाति की अवधारणा भी दी थी। अगले वैज्ञानिक आते हैं लिनियस। कौन आया? लिनियस। इन्होंने जीवों को जो दो जगत में डिवाइड किया। ओके, इन्होंने दो जगत की अवधारणा दी है। लिनियस क्या किया है? दो जगत की अवधारणा दी है। पहला कौन सा है? दो जगत। लिनियस क्या है? दो जगत की अवधारणा। पहला प्लांट और दूसरा एनिमल, पादप और जन। लिनियस के द्वारा दो जगत की अवधारणा दी गई। पहला है पादप और दूसरा है जंतु। आइए नेक्स्ट वैज्ञानिक देख लेते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं हेकल महोदय। ऐसे से दोस्तों बढ़ता जाएगा। इसे दो जगत की लिनियस ने दे दिया, हेकल ने तीन जगत की अवधारणा देंगे। हेकल के द्वारा तीन जगत की अवधारणा। आइए देखते हैं तीनों जगत कौन कौन से हैं। पहला है प्लांट, दूसरा है एनिमल, और तीसरा है प्रोटिस्टा। हेकल के द्वारा तीन जगत की अवधारणा दी गई। पहला है पादप, दूसरा जन, तीसरा प्रोटिस्टा। दोस्तों ये चीज ध्यान रहे, देखिए लिनियस दो दिए, पादप और जन, इसके आगे प्रोटिस्टा ऐड हो गया तीन जगत में। फिर अगला जो अवधारणा आएगी वो आगे ऐड होती, इसी के आगे ऐड होती जाएगी। ठीक है, अगले वैज्ञानिक है कोपलैंड। कोपलैंड महोदय ने चार जगत की अवधारणा दी। कोपलैंड महोदय ने चार जगत की अवधारणा दी। कौन कौन से हैं चार जगत? चलिए देख लेते हैं इसी में। पहला है प्लांट, दूसरा है
जंतु, तीसरा है प्रोटिस्टा, और चौथा है मोनेरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे इस कोपलैंड महोदय ने 4 जगत की अवधारणा दी। पहला है पादप, दूसरा जंतु, तीसरा प्रोटिस्टा और चौथा मोनेरा। एक बार ध्यान से देख लीजिए। जॉन रे ने सबसे पहले जात की अवधारणा दी, जो जीवों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार इन्होंने ही सबसे पहले दिया था। दूसरा लिनियस महोदय, लिनियस ने 2 जगत की अवधारणा दी, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। फिर आए हेकल महोदय, हेकल ने 3 जगत की अवधारणा दी, पहला पादप, दूसरा जंतु, तीसरा प्रोटिस्टा। फिर आगे कोपलैंड महोदय, कोपलैंड ने 4 जगत की अवधारणा दी, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल, फिर प्रोटिस्टा और मोनेरा। ओके, अब आगे देखते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अगले कौन आ गए? व्हिटेकर महोदय। चलिए, एक चीज आप ध्यान रहे कि लीनियस को ये आधुनिक वर्गीकरण की तरह कहते हैं। चलिए आगे व्हिटेकर। जगत की अवधारणा दी। पहला कौन कौन से? चलिए आप ही लोग बताइए। पहला प्लांट, दूसरा जंतु, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा, अब पांचवा फंजाई, मतलब कवक। ओके दोस्तों, इन्हीं के व्हिटेकर महोदय की ही जगत की अवधारणा को हम लोग को पढ़ना है। चलिए, हाँ, पहले इन्होंने क्या दिया था? प्लांट, जंतु, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। इनके पॉइंट कौन है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। ठीक है, इन किसने दिया था? व्हिटेकर महोदय ने। आइए, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा। इसके बारे में देखेंगे किंगडम मोनेरा। जगत मोनेरा, सबसे पहले हम जगत मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। क्योंकि जब हम लोग एनिमल वाला लास्ट में स्टार्ट करेंगे तो पूरा हम लोग एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया के बारे में पूरा पढ़ना है ना, जैसे कि हम लोग को सिलेबस में दिया गया है। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा एक जनरल नॉलेज ले लेते हैं सारे किंगडम के बारे में। ठीक है, और मोनेरा को सबसे पहले किसने दिया था? हेकल महोदय ने दिया था। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है, इसमें आप लिखते जाइए। मोनेरा जगह तो किसने दिया? हेकल ने दिया। हेकल ने दिया। चलिए पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि मोनेरा जगत की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले किंगडम मोनेरा को हेकल के द्वारा दिया गया। ये एक कोष के जीव होते हैं। किंगडम मोनेरा के जो जीव होते हैं वो एक कोष की होते हैं। ठीक है, और इनकी केंद्रक जो होता है उसपे केंद्रक वाल या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मतलब केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है इसमें। और इसमें पोषण जो होता है वो
स्वपोषण और परपोषण दोनों प्रकार का होता है। मतलब वो स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। अब स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है? स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं के द्वारा प्रिपेयर करे, ठीक है। जैसे पौधे होते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पौधे क्या हो गए? स्वपोषी हो गए। पौधे जो आ जाएंगे प्लांट किंगडम प्लांटी के में अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पौधे स्वपोषी हो गए। तो ऐसे मोनेरा जो है वो स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है। और परपोषी क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। अब मोनेरा क्या है? वो परपोषी और स्वपोषी दोनों होता है, ठीक है। और इसमें देखिए मोनेरा में वो अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे टॉपिक, इसमें दिया आपके सिलेबस में, जब रिप्रोडक्शन पढ़ा जाएगा तो उसमें हम बताएंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन किस किस विधियों के द्वारा होता है? जैसे फिजन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, ठीक है। तो जब हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि मोनेरा जो होता है उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। आइए अब इसका सब कैरेक्टर हम लोग धीरे धीरे लिख लेते हैं। ये जो होता है एक कोशिकी जीव होता है, एक कोशिकी जीव होता है, मतलब बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, मतलब इसका केंद्रक पर झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना, सेल साइटोलॉजी, उसमें बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। थर्ड यूनिट ही है हम लोग का, ठीक है। साइटोलॉजी हम लोग का थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में ही हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये स्वपोषी, मतलब जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, तथा परपोषी दोनों होते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रखते हैं, क्या कहते हैं? परपोषी। किंगडम मोनेरा जो होते हैं वो स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा हमने बताया था? द्विविखंडन के द्वारा। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख भी दे रहे हैं, द्विविखंडन। किंगडम मोनेरा जो है इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन के विधि के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जो जीवाणु हो जाते हैं मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारे क्या किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं, वैसे लिख भी देते हैं। जीवाणु, यू बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जगत मोनेरा। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले मोनेरा को कवर कर चुके हैं। मोनेरा का क्या क्या से जनरल सिम्टम्स क्या क्या है, ये इन्होंने क्या, मोनेरा किंगडम को किसने दिया था? हेकल के द्वारा दिया गया था।
ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, परपोषी तथा स्वपोषी दोनों होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद भी बना लेते हैं और अपने भोजन के लिए कुछ प्रकार के जो जीव है इसमें अपने भोजन के लिए किसी और पे भी डिपेंड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक को भी द्विविखंडन के द्वारा पाया जाता है, मतलब बाइनरी फिजन। ओके, और इसका एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें जीवाणु कौन कौन से आते हैं मोनेरा में किंगडम में? जीवाणु आ गया, यू बैक्टीरिया आ गया, साइनो बैक्टीरिया आ गया। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए हम साइड हट गए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो अभी स्क्रीनशॉट ले लें और लेक्चर को ध्यान से देखें और फिर बाद में वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गए। ये हो गया ना मोनेरा फर्स्ट। आइए सेकेंड इसको कर लेते हैं प्रोटिस्टा। जगह प्रोटिस्टा, आइए प्रोटिस्टा के कौन कौन से कैरेक्टर उसको देख लेते हैं। प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो जलीय होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। एक चीज ध्यान रहे दोस्तों, हम लोग डिफरेंशिएट अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं इसको, फिर डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। जैसे मोनेरा में क्या था, फिर प्रोटिस्टा में कैसे, डिफरेंशिएट करके पढ़ने से वो दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं जलीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। और हम लोग मोनेरा में क्या बताए थे, मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, लेकिन प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक जीव है और इसका कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटिस्टा की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक होने के नाते इसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और उसमें मैंने भूल गया लिखना कि उसमें जब प्रोकैरियोट रहेगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे साइटोलॉजी में तब आपको बताएंगे 80S राइबोसोम क्या होता है, 70S राइबोसोम क्या होता है। अभी इतना जान लीजिए कि जो यूकैरियोट होता है उसमें ये यूकैरियोट इसमें 80S राइबोसोम पाया जाएगा और प्रोकैरियोट वो मोनेरा प्रोकैरियोट था तो उसमें 70S राइबोसोम पाया गया था। ठीक है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब कुछ प्रोटिस्टा में जो होते हैं हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका भी जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों के द्वारा होता है। मोनेरा का भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों के द्वारा होता था और इसका भी लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों के द्वारा होता है। और इसमें भी पोषण स्वपोषण और परपोषण दोनों होता है। मोनेरा में भी हमने बताया कि वो अभी स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, और प्रोटिस्टा भी स्वपोषी होता है और परपोषी होता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग कैरेक्टर लिख लेते हैं। जलीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। पोषण जो होता है ये जो स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं, जैसा कि मोनेरा भी था। मोनेरा भी स्वपोषी और परपोषी दोनों था, तो ये भी स्वपोषी और परपोषी दोनों है। परपोषी दोनों होते हैं। कुछ में हरित लवक पाया जाता है, मतलब सभी में नहीं पाया जाएगा, कुछ जो जीव है इसके उसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, कुछ में हरित लवक पाया जाता है। और जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है, जैसे कि मोनेरा में भी हो रहा था। लैंगिक तथा
अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या कैरेक्टर है? जलीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक होते हैं, और 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं, कुछ में हरित लवक पाया जाता है, और जनन जो होता है लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होता है। ठीक है, और इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जलीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, स्वपोषी व परपोषी दोनों होता है। ठीक है, कुछ में हरित लवक पाया जाता है, लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, और कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा प्रोटीन की बनी होती है। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या होंगे? अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया, ठीक है दोस्तों। प्रोटिस्टा में कौन कौन से आएंगे? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। दोस्तों पहले हम एक एक जगह को पूरा देख लेंगे सारे कैरेक्टरों को, फिर हम एक चार्ट के थ्रू आपको डिफरेंशिएट करके बताएंगे जिससे पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखते जाइए ध्यान से लेक्चर को, जब हम चार्ट बताएंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया फंजाई। किंगडम फंजाई, मतलब कवक। कवक क्या? कवक जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं। एक चीज ध्यान से फिर से रिवीजन करिए, मोनेरा प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा यूकैरियोट, और कवक मतलब फंजाई भी क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। और इसमें भी पोषण जो होता है वो परपोषण होता है, ना कि स्वपोषण। कवक खुद अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मोनेरा स्वपोषी और परपोषी दोनों था, मतलब अपना भोजन खुद भी बनाता था और भोजन के लिए किसी और पे भी डिपेंड होता था। ऐसे ही था प्रोटिस्टा भी स्वपोषी और परपोषी था, लेकिन कवक जो होता है वो परपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। और इसका नेक्स्ट क्या देखेंगे? इसकी कोशिका भित्ति जटिल काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, जटिल होती है, मतलब ये जो कोशिका भित्ति होती है फंजाई की, वो काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और इसमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होता है। आइए लिख भी लेते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, परपोषी होते हैं। और इसमें इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो जटिल पदार्थ से बनी होती है, जिस पदार्थ को क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। कोशिका भित्ति
जटिल पदार्थ कोशिका भित्ति जटिल पदार्थ अर्थात काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और इसमें जनन देख लेते हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। जैसे कि मोनेरा में भी लैंगिक तथा अलैंगिक पाया गया था, और प्रोटिस्टा में भी लैंगिक तथा अलैंगिक पाया गया था। अब वैसे फंजाई में भी लैंगिक तथा अलैंगिक, मोनेरा में सिर्फ अलैंगिक जनन पाया गया, प्रोटिस्टा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों था। उसी तरह फंजाई में भी लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है। दोस्तों डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे ना तो एकदम लर्न हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसका क्या हो गया, बहुकोषीय जीव होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, परकोषीय होते हैं, भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, और कोशिका भित्ति जटिल पदार्थ जिसे काइटिन के नाम से जाना जाता है, वो उसका बना होता है। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईस्ट हो गया, मशरूम आप लोग खाते हैं ना, मशरूम भी आ जाएगा, कवक होता है मशरूम। क्या हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया। एग्जाम्पल क्या क्या है, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। ठीक है, एक बार फिर से इसका कैरेक्टर देख लेते हैं। बहुकोषीय जीव होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, परकोषीय होते हैं, कोशिका भित्ति जटिल पदार्थ तथा काइटिन की बनी होती है। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया और पेनिसिलियम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लांटिंग, किंगडम प्लांटिंग। पादप जगत, दोस्तों अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पादप जगत में क्या होने वाला है। यूकैरियोट होंगे, बहुकोषीय होंगे, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाएगी, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, स्वकोषीय होते हैं। ठीक है, आइए बहुकोषीय होते हैं, बहुकोषीय, ठीक है, और स्वकोषीय, मतलब ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। नेक्स्ट, यूकैरियोट, नेक्स्ट हरित लवक, सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिख देते हैं बस, आदि। मतलब
कोशिकांग सारे पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्गी बॉडी, ये सारे इसमें उपस्थित होंगे। ठीक है। और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या क्या जनरल कंडीशन में बहुकोषीय होते हैं। ठीक है। स्वकोषीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, हरित लवक पाया जाता है। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, मतलब इनका जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। ये सब किसके कैरेक्टर है? किंगडम प्लांटिका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे जब हम लोग बॉटनी स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पे जब टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस एक नॉलेज के लिए आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए सारे के कैरेक्टर, ताकि आप सब डिफ्रेंशिएट कर पाइए कौन सा मोनेरा में आएगा, कौन प्रोटिस्टा में आएगा, कौन सा प्लांटी के अंदर आने वाला है, कौन सा एनिमिलिया के अंदर आने वाला है। ठीक है। एग्जाम्पल, हर्ब, सर्व, ट्री। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एनिमिलिया, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग, आज तो नहीं हो पाएगा, आज हम लोग इसका देखने के बाद कल से एनिमिलिया स्टार्ट करेंगे। जगत, किंगडम एनिमिलिया, जगत, जन। जंतुगत की क्या विशेषता है दोस्तों? इतना तो आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि वह बहुकोष के होने वाला है। ठीक है। यूकैरियोटिक होने वाला, उसमें लैंगिक जनन पाया जाएगा। वह स्वपोषी नहीं होता है क्योंकि अपना भोजन नहीं बना पाता है, किसी और पे डिपेंड होता है भोजन के लिए, इसलिए वह परपोषी होता है। ठीक है। और उसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। आइए देखते हैं, एक एक कैरेक्टर लिख लेते हैं। बहुकोषीय होते हैं, यूकैरियोटिक, बहुकोषीय, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ऐसे हिंदी लिख देते हैं। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और ये क्या परपोषी होते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। मतलब परपोषी होते हैं। ठीक है। जनन, लैंगिक जनन पाया जाता है। सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, मतलब कोशिकांग, कोशिकांग पूर्ण विकसित होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ये सब किसके हैं कैरेक्टर? किंगडम एनिमेलिया के। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएंगे, जैसे इसका पोरीफेरा के ले लीजिए, स्पेंजेस्टर यहाँ से मनुष्य, सभी जीव, जितने भी जीव आप देखते हैं, सांप, बिच्छू, मेढक, डॉग, एलिफेंट, कैट, सारी किसमें आ जाएंगे? एनिमिलिया के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए एक बार देख लीजिए। जंतुजात बहुकोषीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, के अंदर झिल्ली पाई जाती है, परकोषीय, भोजन के दूसरों पे डिपेंड होते हैं, लैंगिक जनन पाया जाता है, कोशिकांग पूर्ण विकसित होता है। आइए हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं। चार्ट पे सारा डिफरेंशिएट करके एक ही जगह सारा लिख दे रही हूँ, बस आप चार्ट अगर ध्यान रहेगा ना तब सबको याद करने में आसानी होगी। चलो मेरे साथ आप भी चार्ट बनाते जाइए। सबसे पहले लिखेंगे विशेषताएं। फिर मोनेरा लिख देंगे। आशुक जगत लिखने वाले हैं। मोनेरा के बाद है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद प्लांट या पादप, ये आ गया जंतु। सबसे पहले विशेषताएं में क्या क्या है ना, विशेषताएं पहला है कोशिकीय संगठन। पहला है कोशिकीय से बताए थे ना, संगठन मतलब इसमें बताना है कौन एक कोश की है, कौन बहुकोश की है। हाँ चलिए, पहला आप लोग को पता है मोनेरा क्या था? एक कोश की था। प्रोटिस्टा भी क्या था? एक कोश की था। मोनेरा हो गया और प्रोटिस्टा हो गया। मोनेरा एक कोश की, प्रोटिस्टा एक कोश की, बाकी सब कौन है? बहुकोश की। अभी हम बताए थे ना आप लोग को जब पढ़ा रहे थे कैरेक्टर, तो बहुकोश की। देखिए आप लोग का ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा और याद करने में आसानी होगी। पादप भी कौन है? बहुकोश की। जंतु बहुकोश की। ठीक है, कोशिकीय संगठन में मोनेरा एक कोश की, प्रोटिस्टा एक कोश की, फंजाई बहुकोश की, पादप बहुकोश की और जंतु बहुकोश की। नेक्स्ट हम लोग विशेषताओं में डालेंगे कोशिका का प्रकार। दूसरा है कोशिका का प्रकार, मतलब किसमें यूकैरियोट पाया जा रहा है, किसमें प्रोकैरियोटिक पाया जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बताए थे आपको, मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक था। प्रोकैरियोटिक
मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक था। बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक। पादप भी क्या था? यूकैरियोटिक था। और जंतु भी क्या था? यूकैरियोटिक था। मतलब बस मोनेरा प्रोकैरियोटिक होगा, बाकी सभी क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषताओं में आ जाइए। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। मोनेरा में कोशिका भित्ति क्या है? उपस्थित थी ना। मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती है, मतलब अनुपस्थित। मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है। पादप में भी पाई जाती है और जंतु में नहीं पाई जाती, मतलब अनुपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता में हम लोग देखेंगे केंद्रक कला। चौथा है केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। आइए देखते हैं मोनेरा में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। आप ही लोग बताइए, केंद्रक कला मोनेरा में नहीं पाई जाती है, मतलब इसमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है और बाकी सब में पाई जाती है। ठीक है, कितना आसान है याद करना। मोनेरा में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, बाकी सब में पाई। ये चार्ट पेपर जब आपके सामने रहेगा ना, तो आप लोग को एकदम डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं कि मतलब मोनेरा में ये चीज हाँ ये पाई जाती है, नहीं पाई जाती, कितना आसानी से याद हो जाएगा। पूरा एकदम पोथा नहीं पढ़ना पड़ेगा। केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, बाकी सब में उपस्थित होती है। उपस्थित 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 उपस्थित। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट विशेषताओं में क्या है? 5वां नंबर प्रजनन, मतलब जनन। प्रजनन में आप लोग को हम बताए थे कि मोनेरा में जो जनन है मोनेरा में जो जनन है अलैंगिक पाया जाता है। मतलब अलैंगिक किसके द्वारा बताए थे? द्विविखंडन के द्वारा। मोनेरा में जो जनन है अलैंगिक पाया जाता है। प्रोटिस्टा में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों, लैंगिक तथा अलैंगिक। फंजाई में भी लैंगिक तथा अलैंगिक पाया जाएगा। पादप में आप लोग बताए थे ना, इसमें भी क्या पाया जाता है? दोनों पाया जाता है। ऐसे लिख देते हैं सिर्फ दोनों। और जंतु में प्रारंभिक प्रकार के लैंगिक जनन पाया जाता है, मतलब लैंगिक जनन पाया जाता है।
आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं सबका, एक जगह एग्जाम्पल हो जाएगा सारे का ना। उदाहरण, मोनेरा में क्या आया था? जीवाणु आया था, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, और इसमें प्रोटिस्टा में क्या क्या था? प्रोटिस्टा में था अमीबा, इससे रेड से लिख देते, डिफरेंशिएट हो जाएगा, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, etc. फंजाई में क्या था? ईस्ट, मशरूम, पादप में क्या था? हर्ब, सर्ब और ट्री। जंतु में क्या था? देखिए दोस्तों कंप्लीट हो गया, ये रहा डायग्राम। इसके थ्रू आप लोग एकदम डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे कोशिकी संगठन, मोनेरा में एक कोशिकी पाया जाता है, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकी पाया जाता है, फंजाई में बहुकोशिकी पाया जाता है, पादप में बहुकोशिकी, जंतु में बहुकोशिकी। कोशिका का प्रकार कैसा होता है? मोनेरा में जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक, जैसे प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक पाया जाता है, फंजाई में यूकैरियोटिक पाया जाता है, पादप में यूकैरियोटिक, जंतु में यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति क्या होती है? मोनेरा में उपस्थित होती है, प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। केंद्रक कला मोनेरा में नहीं पाई जाती है, प्रोटिस्टा में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है और जंतु में भी सेल में क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मोनेरा में अलैंगिक होता है, मतलब एसेक्सुअल होता है, प्रोटिस्टा में सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है, फंजाई में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाता है, पादप में भी दोनों पाया जाता है, लेकिन जंतु में सिर्फ लैंगिक जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया? मोनेरा में जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा में अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, फंजाई में ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पादप में हर्ब हो गया, सर्ब हो गया, ट्री हो गया, जंतु में पाइला, काकरोच, हाथी, मानव सारे आ जाएंगे जंतु में। तो दोस्तों आज यहीं तक, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे, एनिमिलिया को अच्छे से स्टार्ट करेंगे पूरा। आज तो बस हम लोग एकदम जनरल नॉलेज लिए हैं कि कैसे क्या डिवाइड हुआ है, सारा जगत हम लोग 500 जगत को आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।